मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई थी, यह कहानी हम आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुंबई से अंडरवर्ल्ड खत्म कैसे हुआ था। मुंबई में अंडरवर्ल्ड जब अपने चरम पर था, उस समय यह शहर पूरी तरह से उसी के कंट्रोल में था। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की भयानक समस्या उत्पन्न हो गई थी। ये वो समय था जब पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी अंडरवर्ल्ड की ही सुनता था। कहा तो यह भी जाता है कि मुंबई में कुछ पुलिस वाले सैलरी तो सरकार से लेता था, लेकिन काम अंडरवर्ल्ड के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे सैलरी वहां से भी मिलती थी और सरकार से डबल ट्रिपल मिलती थी। इसीलिए उन लोगों की निष्ठा और नियति पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसा भी दौर आया जब सरकार एक्टिव हुई। कुछ पुलिस वाले चुने गए जिसमें दिलेरी थी, और कुछ ऐसे नियम भी थे जिसको ताक पर रख दिया गया था, क्योंकि इस शहर से अब कचरा साफ करना था। एनकाउंटर का दौर शुरू हो चुका था और अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा था। कैसे, क्यों और किस तरह से हुआ था ये सब, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। साल 1980 के बाद जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री हुई तो सब कुछ बदल गया। डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम एक एम्बिशन के साथ इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में शामिल हुआ था। जब तक इस शहर पर हाजी मस्तान करीम लाला और वरदराजन मुदलियार राज कर रहा था, उस समय तक यहाँ सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चला आ रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दाऊद की एंट्री हुई, उस समय से कुछ भी इससे पहले जैसा नहीं रहा। दाऊद का जैसा मोडस ऑपरेंडी था वैसा अब तक किसी का नहीं हुआ था। लेकिन उसके आ जाने के बाद से यहाँ पर कई छोटे मोटे गैंग बन गए जो इस शहर पर राज करने का ख्वाब देखने लगा था। अरुण गवली का BRA गैंग, अमर नाइक गैंग, मंचेकर गैंग, अशोक जोशी गैंग और ना जाने कितने ही सारे। ये सभी गैंग्स आए दिन मुंबई के सड़कों को खून से रंगते रहे और लॉ एंड ऑर्डर मुंह ताकते रहे। इस शहर में अब मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और गैंग वॉर अब आम बात हो चुकी थी। यह इतना आम हो चुका था कि मानो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। लेकिन कुदरत का एक नियम है कि जो शुरू होता है वह खत्म भी होता है, और यही बात अब मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी लागू होने वाली थी। समय बीता और अब साल 1993 आ चुका था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए और यहीं से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का गिरना शुरू हो गया। मुंबई से अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में जिस एक पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा रोल माना जाता है वह है गोपीनाथ मुंडे साहब का। जब गोपीनाथ मुंडे साल 1980 में जीतकर मुंबई पहुंचे तब अंडरवर्ल्ड यहां पर अपना पैर जमा चुका था। लेकिन इसमें मुंडे साहब कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास वह पावर नहीं था। इसके बाद जब साल 1991 में वह लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तब उन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। इसके बाद साल 1993 में बम ब्लास्ट हुआ। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और शरद पवार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस घटना के 2 सालों के बाद फिर से चुनाव हुआ और साल 1995 में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली शिवसेना से मनोहर जोशी को और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली बीजेपी से गोपीनाथ मुंडे को। लेकिन यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट हो गया जब मुंडे साहब को गृह मंत्रालय भी मिल गया। यानी कि अब इस शहर के साथ साथ राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी गोपीनाथ मुंडे साहब की थी। साल 1980 से देख रहे सपने को 15 साल के बाद अब सच करने का समय आ गया था। वो सपना जिससे यह शहर हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड के गिरफ्त से दूर हो जाता। अब यहाँ से मुंडे साहब के तेवर को देखकर लग गया था कि वह अंडरवर्ल्ड को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि राज्य की पुलिस व्यवस्था अब मुंडे साहब के पास थी। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के खात्मे का प्लान बनाया और कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को इसके लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग भी दी। इन नामों में इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, दया नायक, इंस्पेक्टर प्रफुल्ल भोसले और रविंद्र आंगड़े जैसे नाम थे। पुलिस को अब अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए खुली छूट मिल चुकी थी और ये सभी नाम उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इस समय मुंबई में डी कंपनी, राजन गैंग, गवली गैंग और नाइक जैसा गैंग शहर में पूरी तरह से एक्टिव था। इनको खत्म करने के लिए अब मुंबई पुलिस का जलवा शुरू हो चुका था। साल 1995 में मुंबई में 7 एनकाउंटर हुए, लेकिन ये महज अभी एक ट्रेलर था। अभी तो असली पिक्चर बाकी थी और यह पिक्चर शुरू हुई साल 1996 से। इस साल मुंबई में कुल 59 एनकाउंटर हुए। फिर यही आंकड़ा साल 1997 में 70 पर पहुंच गया।
एक साल में 70 एनकाउंटर से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर टूट चुकी थी। इस एनकाउंटर में सभी गैंग्स के गुर्गे मारे गए थे। जिसके ऊपर भी शक की सुई जाती वह मारा जाता। ऑफिसर्स ने जनता, बिल्डर्स और उद्योगपतियों से खूब वाहवाही बटोरी, क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा यही लोग परेशान रहते थे। और तभी मीडिया ने इन ऑफिसर्स को नया नाम दिया, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। इन ऑफिसर्स के साथ यह ताज आज तक जुड़ा हुआ है। इन ऑफिसर्स के नाम मात्र से अब गैंगस्टर कांपने लगे थे। उनमें इन लोगों को यमराज नजर आने लगा था। इन एनकाउंटर्स ने शहर में अब गैंग वॉर को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन तभी मानव अधिकार संस्थाओं की नींद खुली और वह चले गए अदालत के पास। उनके अनुसार ये सभी एनकाउंटर्स फर्जी और गैरकानूनी थे और इसके आड़ में बेगुनाहों को मारा जाता था। लेकिन गैंगस्टर कब से बेगुनाह हो गए यह मानव अधिकार वालों ने नहीं बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को जगह दी और सेशन कोर्ट के जज अग्यार को एक रिपोर्ट सौंपने को कहा। जज अग्यार ने अपनी रिपोर्ट में काफी कड़ी टिप्पणियां की और इन एनकाउंटर्स को गैरकानूनी करार दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद इन ऑफिसर्स को थोड़ा झटका तो लगा। उनको लगा कि अगर अब कोई एनकाउंटर्स जैसा स्टेप उठाएंगे तो हो सकता है कि हम ही गिरफ्तार हो जाएं। इसीलिए अब शहर में लगभग ना के बराबर एनकाउंटर होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि ये सभी गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो गए। साल 1999 में अग्यार की रिपोर्ट आई थी और इसी साल हुए गैंग वॉर में इस शहर के लगभग 100 आम आदमी मारे गए थे। गैंगस्टर का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वह मुंबई पुलिस मुख्यालय के सामने ही शूट आउट करने लगे। ये सब गोपीनाथ मुंडे साहब के सामने हो रहा था, लेकिन अब तो उनके हाथ में पावर आ चुकी थी। वो भला चुप क्यों बैठने वाले थे। उन्होंने ऑफिसर्स से कहा कि आप लोग अपना काम करिए, आप लोगों को अदालती मुकदमे से बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे का साथ पाकर एक बार फिर से मुंबई पुलिस के ये जांबाज अपने काम में लग गए और इसी साल यानी कि 1999 में ही कुल 82 एनकाउंटर किए। लेकिन दुर्भाग्य से इसी साल यह सरकार गिर गई और राज्य में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आ गई। कांग्रेस एनसीपी की सरकार आने के बाद एनकाउंटर धीरे धीरे स्लो हो गया। लेकिन साल 1996, 1997 और 1999 में हुए एनकाउंटर्स ने वास्तव में मुंबई अंडरवर्ल्ड की नींव हिला दी थी। साल 2000-2002 के आसपास तक शहर से अंडरवर्ल्ड लगभग आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका था और जो बाकी रह गया था वो सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स का शिकार बन गए। मुंबई में अंडरवर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े नाम थे वे या तो इस समय तक देश से बाहर भाग चुके थे या खामोश हो चुके थे या फिर सलाखों के भीतर थे। कोई भी गैंग अब बड़ा नहीं रह गया था। राजन और दाऊद के रिश्तों में खटास आ जाने के बाद कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने बॉस बनने के चक्कर में बाकी गैंगों को भी तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई अब साफ होने लगा था और एक समय के बाद ये बिल्कुल खत्म ही हो गया। अगर अभी की बात करें तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड नहीं के बराबर है। एक समय था जब बॉलीवुड सितारों को एक्सटॉर्शन के लिए धमकी जाता था, वह अब थम चुका है। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि अभी भी दाऊद के बहुत सारे लोग मुंबई में जमे हुए हैं, लेकिन अब उन लोगों में उतनी हिम्मत नहीं बची है जो वह पहले वाला दौर वापस ला सके। तो यही थी मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खत्म होने की पूरी कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। साथ ही बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के सीरीज की अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, बेंगलोर अंडरवर्ल्ड की वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हो सकता है वह उन्हें देखना चाहते होंगे लेकिन उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा, तो उनको इस नेक काम में आप मदद कीजिए। आपकी मदद ऊपर वाला करने के लिए तैयार बैठे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।